दोस्तों, एक समय की बात है। एक राज्य के राजा जिसका नाम राजा भानु प्रताप था। राजा के एक पत्नी थी जिसका नाम विद्या तथा उनका एक बेटा मतलब कि एक राजकुमार जिसका नाम अमृत था। जैसा कि आपको पता होगा कि पुराने ज़माने में राजा रानी की कहानियों में सभी राजाओं को शिकार करने का बहुत ज़्यादा शौक हुआ करता था। इसी तरह से राजा भानु प्रताप को भी शिकार करने का बहुत ज़्यादा शौक था। वह शिकार करने के लिए दूर दूर तक अकेले निकल जाते थे। एक बार राजा अकेले शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। वह लगातार 10 दिन तक शिकार करते हैं। शिकार करने के बाद राजा 10 दिन के बाद अपने घर वापस आते हैं। राजा घर आते ही उसके परिवार वाले देखते रह जाते हैं कि राजा की हालत काफ़ी ख़राब है और उनके शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है। राजा अपने आप से चल फिर भी नहीं सकता था और ना ही अपने घुड़सवारी से उतरकर नीचे आ सकता था। उसके बाद सेना के सेनापति आते हैं और राजा को उतारकर राजमहल में बिस्तर पर लेकर जाते हैं। उसके बाद महारानी विद्या सेनापति को आदेश देती हैं कि वह जाएं और राज्य के सबसे माने जाने वाले महान वैद्य को बुलाकर राजमहल में लेकर आएं। और सेनापति जाते हैं और राज्य के महान सबसे वैद्य को बुलाकर महल में लेकर आते हैं। वैद्य जी राजा की हालत का खबर लेते ही उसे अच्छी तरह से देख रहे थे और देखने के बाद कहते हैं कि राजा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लगता है कि अब राजा जी कुछ दिन ही बचेंगे। यह सुनकर रानी के पैर तले जमीन हिल जाती है। साथ ही साथ राज्य भर में सभी लोगों को यह डर सताने लगता है कि उसके बाद उसका राजा का हाल क्या होगा और फिर दोबारा राजा कौन बनेगा। तभी रानी विद्या पूछती है कि अवैध राजा जी को क्या हुआ जो इतना ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया है। तभी वैद्य जी कहते हैं कि राजा एक प्रकार का श्राप का कार्य किए हैं जिस कारण ये उन्हें प्रकृति की देवी का श्राप लगा हुआ है। अब राजा का बचना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसका इलाज तो मुझे भी नहीं पता है। राजा जी को जो काम नहीं करना चाहिए था, जिस काम पर पूरी तरह से पाबंदी थी, राजा जी ने वही काम किया है। इसी कारण से उनका स्वास्थ्य खराब हो चुका है। कुछ दिन बीतने के बाद हे राजा की अचानक मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु होने के बाद पूरे राज्य में एकदम हल्ला मच जाता है क्योंकि जैसे ही राजा की मृत्यु होती है वैसे ही जिस बीमारी से राजा की जान गई है वह बीमारी अब धीरे धीरे राज्य वाले लोगों को भी होने लगी थी क्योंकि प्रकृति की देवी का श्राप राजा के साथ साथ राज्यवासियों को भी भेज दिया गया था, जिस कारण से राज्य भर के लोगों को अब प्रत्येक दिन किसी न किसी को वह बीमारी लगकर मरने का चलन जारी हो चुका था। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया था क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी बीमारी और रोज़ कोई ना कोई जान से जा रहा था और उसका कोई इलाज भी नहीं मिल रहा था। उसके बाद राज्य वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, अब नए राजा का ऐलान किया जाए। तभी सभी लोग मिलकर रानी विद्या जी को नए राजा के रूप में राज सिंहासन पर बैठने का भी सभी लोग तथा सेनापति आग्रह करता है। सुबह की बात थी और मानकर महारानी राजा का सिंहासन पर बैठने का आग्रह हमारा लेती हैं। रानी गद्दी पर बैठते हुए अपने सेनापति को बुलाती हैं और कहती हैं कि पूरे राज्य भर में जो भी इस बीमारी का बारे में जानता है या जानकारी है तथा इसके बचने के उपाय बताएगा उसे हम बहुत बड़ा
इनाम देंगे। उसके बाद रानी कहती हैं कि सेनापति को जाओ ऐसे व्यक्ति को पकड़कर लाओ, नहीं तो 10 दिन के अंदर तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तभी सेनापति जाता है और सबसे पहले बुद्धिमान व्यक्ति को पकड़कर लाता है। राज्य भर की कहानी सुनने के बाद वैद्य जी कहते हैं कि राजा जी जब शिकार पर गए थे तब उन्हें एक बहुत ही सुनहरी पेड़ दिखाई देती है। राजा जी इस कहानी पेड़ सुनहरी या इस सुनहरी पेड़ रखो काटने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दे देता है, लेकिन वह सुनहरी पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं थी। वह प्रकृति की देवी का पेड़ था, जिसे प्रकृति की देवी के द्वारा लगाया गया था तथा उनका स्मरण करने के लिए पूरे पर्यावरण को उसी प्यार की वजह से अच्छी तरह से देखरेख हुआ करती थी। राजा के पेड़ काटने के आदेश के बाद सैनिकों ने पेड़ काटने के लिए जल्दी भरी थी और वह पेड़ को काट दिया गया था। उसके बाद से ही राजा को प्रकृति की देवी ने श्राप दिया था कि जिस तरह से तुमने इस पेड़ को काटा है, इसी तरह से तुम्हारे राज्य तथा तुम्हारे राजभर के लोगों के लिए मैं काले बादल की तरह बूंद बूंद बनकर तुम्हारे राज्यवासियों अथवा राजा का जान का कारण बनूंगा। उसके बाद महारानी जी ने वैद्य जी से पूछती हैं कि इसका बचने का कोई उपाय है। तभी वैद्य जी कहते हैं कि इसका बचने का तथा इस देवी का श्राप से मुक्त होने का एक ही उपाय है। आपके परिवार से मतलबी राजा के से कोई भी लोग जाकर उस वन परिसर के अंदर 200 पेड़ लगाने होंगे, तभी जाकर प्रकृति की देवी श्राप मुक्त हो जाएंगी। जैसे भी इस प्रकार का वार्ता चल रहा है, वैसे ही राजकुमार के रूप से आवाज़ आती है। सभी लोग दौड़ दौड़ कर सेनापति महारानी राजकुमार के रूम में जाता है और देखता है कि राजकुमार की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वही वैद्य जी वहाँ पहुँच जाते हैं और राजकुमार के तबीयत का जायजा लेते हैं। उसके बाद वही वैद्य कहते हैं कि जिस बीमारी से ग्रसित राजा हुआ था, उसी बीमारी से ग्रसित राजकुमार भी हो गए हैं। उधर पूरे राज्य में काली बादल का साया तथा काली बोल दे रहे पूरे राज्य भर में घेर लिया था। अब तो पूरे राज्य भर में दिन भर काली बारिश होने लगी थी। यह सब देखकर आजवासियों ने दूसरे राज्य का फैसला कर लिया था और बहुत सारे लोग दूसरे राज्य में जाने भी लगे थे। काली बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी कि पूरे शहर में जल जमाव हो गया था। नदी काले तथा जलने वाली हो गई थी। खाली बारिश होने के कारण उसके बाद सेनापति से रानी कहती है कि चलो अब हम जाएंगे उभय सावन परिसर के अंदर 200 पेड़ लगाएंगे। बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी कि सेनापति बोला, ठीक है महारानी जी, मैं भी आपके साथ चलूँगा और आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी मैं अपने सर पर लूँगा। फिर महारानी और सेनापति दोनों उस वन परिसर में तेल लेकर निकल जाते हैं। जैसे ही वहाँ पहुँचता है और फिर लगना और पेड़ लगना शुरू कर देता है, फिर वही काले बारिश होने लगती है। काला बारिश का झटका इतना ज़्यादा जोर था कि लग रहा था कि आदमी को भी उखाड़कर ले जाएगा। इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि स्पीड से कि सेनापति भी वहाँ रुकने पर नाकाम हो रहे थे। महारानी पेड़ लगाना शुरू कर चुकी थीं। तभी सेनापति कहता है कि आप लगाइए, इस हवा को मैं देख लूँगा। जिस तरफ से हवा आ रही थी, सेनापति उस तरह से अपनी तलवार तथा हवा को रोकने वाली चीज़ों को लेकर खड़ा रहे थे। आखिरकार महारानी ने 200 पेड़ लगाने में कामयाब हो गईं। जैसे ही उस परिसर में के अंदर 200 पेड़ लगने का काम पूरा हो गया, वैसे ही काले बादल तथा काली बारिश थम गई और उसके बाद राज्य भर के लोगों ने चैन की सांस ली। जैसे ही बारिश खत्म हुआ, सेनापति की मौत वहीं पर हो गई।
क्योंकि बारिश के झटके तथा हवा के झटके के कारण का शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। लेकिन रानी तथा राज्यवासियों की जान बचाने के लिए वह अपने निरंतर कार्य को अंजाम दिया था। राज्य भर के लोग सभी लोग खुशहाल थे, लेकिन सेनापति की मृत्यु से महारानी काफ़ी निराश थी। उसके बाद सेनापति की एक मूर्ति बनाया गया और उसे राजमहल के ग्राउंड में लगाया गया। महारानी ने सभी राज्यवासियों को बताया कि आज खुशहाल में अगर राज्यवासी है तो इसका पूरा श्रेय उसकी सेनापति को जाता है तथा और भी कार्यक्रम में के द्वारा सेनापति को सम्मानित किया गया है और हमेशा हमेशा के लिए राज्यवासियों के लिए वह सम्मानित रहेगा, ऐसा वादा किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी कार्य को भी बिना अनजाने में नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी भी पेड़ पौधों को बिना वजह से नुकसान नहीं देना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे हैं तो हमारी ज़िंदगी है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया को अंजाम देने वाले पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन में ऑक्सीजन बनने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, जिसके बाद मनुष्य जीवन भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको सीख मिली होगी कि पेड़ पौधे आपको ज़रूर लगाने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।